हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल लर्न विद गंगाराम पर। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है इसमें जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताने वाला हूं कि शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप सभी को बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में, इसके बाद हाफ लाइफ्स के बारे में, इसके बाद इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यदि हम सभी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो उसमें मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कि अभिक्रिया की कोट क्या होती है। तो सबसे पहले यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि आपको समझना है कि रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तभी तो आप समझेंगे जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। इसलिए सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तब आप इस वीडियो पर आइए। लेकिन यदि आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते तो यहाँ पर मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है ये क्या होती है। तो यदि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है A प्लस बी, 2A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। यहाँ पर 2A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट एक रिएक्शन है। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर हम मान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये K इंटू A की पावर X इंटू B की पावर Y है। यहाँ पर जो X और Y है इनका जब हम ऐड कर देते हैं X प्लस Y इक्वल टू N होता है। इसी को ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो N है, यदि N का मान 0 रहेगा तो जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यदि N का मान 1 रहेगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यदि 2 रहेगा सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी प्रकार यदि N रहेगा तो nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये N की गिनती पर डिपेंड करता है कि N का मान कितना है। N का मान 0 है शून्य कोट की अभिक्रिया, N का मान 1 है प्रथम कोट की अभिक्रिया, 2 है द्वितीय कोट की अभिक्रिया, इसी प्रकार 3 है तृतीय कोट की अभिक्रिया। ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी, nth कोट की अभिक्रिया हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यहाँ पर क्या इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर इनकी पावर्स पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो N है इसी से बेसिकली हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चलता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो उसको आप देखेंगे तो डिटेल में समझ सकेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ये सब आई हुई हैं। तो सबसे पहले उसको देखिए यदि आपने उसको नहीं देखा है तो, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इतना जो मैंने आपको बताया इतना आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसके आगे और समझ लेते हैं कि जो जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये क्या होती है। तो जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो N है इसका मान 0 हो जाता है। तो यदि हम जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ये इक्वल टू होती है K इंटू A की पावर 0 के। मतलब यदि यहाँ पर कोई इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ पर कोई रिएक्शन मान लेते हैं A गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ पर A गिव्स प्रोडक्ट एक रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A की पावर 0। मतलब यहाँ पर जो N का मान है 0 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का वेग है, ये अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया की जो दर है ये अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड नहीं करता है, उसी को जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मतलब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इसके बीच में हम क्या ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर यदि एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बारे में, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये R यहाँ पर है और यहाँ पर जो X एक्सेस है इस पर हम कंसंट्रेशन ऑफ A मान लेते हैं।
तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है डज नॉट डिपेंड, ये कांस्टेंट है। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक प्रकार से कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। उसी प्रकार जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये टाइम पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ खींचें टाइम, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बदल नहीं रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है ये टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार ये डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जब एक रिएक्टेंट होता है एक प्रोडक्ट होता है, मतलब यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जब ये डिक्रीज होगी तभी तो ये इंक्रीज होगा, जब इसका मान कम होगा तभी तो ये बनेगा। तो उसी कारण टाइम के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है ये डिक्रीज होता है। मतलब यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम का एक ग्राफ प्लॉट करें, ये टाइम हो गया और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार होगा। मतलब जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है ये धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ये होना तो चाहिए एक स्ट्रेट लाइन, शायद स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि इसके जो ग्राफ्स होते हैं ये क्या होते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसी को जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो इसके बाद चलिए इसके कुछ एग्जांपल समझ देख लेते हैं। तो यदि हम जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसका जो पहला एग्जांपल है उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पहला एग्जांपल है H2 + Cl2 इक्वल टू यहाँ पर H न्यू है और यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2HCl हो जाएगा। मतलब H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है ये आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 की पावर 0 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Cl2 की पावर 0। मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर जो H2 और Cl2 रिएक्टेंट है इसकी कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसलिए यहाँ पर जो ये रिएक्शन है ये शून्य कोड की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें डिपेंड नहीं कर रहा है। उसी प्रकार एक एग्जांपल की और बात करूँ, मैं एक एग्जांपल और आपको बता दूं। तो यहाँ पर दूसरे एग्जांपल की बात करूँ तो 2NH3 जो अमोनिया है ये AU या PT के साथ मिलकर क्या बनाता है N2 + 3H2 में टूट जाता है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू NH3 की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी पावर 0 है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी जो रिएक्शन दी गई है ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में शामिल हो जाती है। तो आई होप आप सभी को जो मैंने यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स बताई, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर जो मैंने आपको शून्य कोड की अभिक्रिया के बारे में बताया, उसके ग्राफ के बारे में बताया और समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम एक क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, जो कि आपकी पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने आप सभी को यहाँ पर जो ये कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ एग्जैक्टली सही नहीं है। यहाँ पर ऐसे कुछ प्रकार एक स्ट्रेट लाइन होगी और यहाँ पर ये A0 होगा और यहाँ पर ये थीटा होगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है उससे जब फार्मूला निकलेगा तो उससे जब मैं ग्राफ खींचूँगा तो यहाँ पर ये ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ बिल्कुल सही है जो कंसंट्रेशन ऑफ है और टाइम के रिस्पेक्ट में है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एक नेगेटिव स्लोप है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है। तो यदि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करें तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज क्यों कहते हैं।
तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ये किस प्रकार टाइम पर डिपेंड कर रही है, ये किस प्रकार टाइम पर डिपेंड कर रही है। हम इसमें यही पढ़ते हैं कि जो कंसंट्रेशन है ये टाइम पर किस प्रकार डिपेंड करती है। उसी के बारे में हम यहाँ पर फार्मूले निकलते हैं, ग्राफ खींचते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है सोनकोट की अपक्रिया में, वो टाइम पर कैसे डिपेंड कर रही है। तो यदि हम सभी यहाँ पर एक रिएक्शन मान लेते हैं, जैसे मैंने वहाँ पर ऊपर रिएक्शन मानी थी ए गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ पर जो ये रिएक्शन है ये लगभग हरदम मानी जाती है, सभी बुक्स में यही रिएक्शन लगभग मानी जाती है, 99% केसेस में यही रिएक्शन लगभग मानी जाती है। यहाँ पर जो एक रिएक्शन मैंने मानी है ए गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। यहाँ पर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है ना, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। तो मैंने आप सभी को जो मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं, 1-2 वीडियो पिछले बनाए हैं ना इस चैप्टर पर, तो मैंने उसमें आप सभी को बताया है, जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा रहा था, अपक्रिया की दर पढ़ा रहा था, वहाँ पर मैंने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो तरीका कौन सा होगा रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का? वो तरीका होगा यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है ये डिक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ पर जो dA/dt हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि 2 होता तो यहाँ पर -2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1 है, मान लेते हैं वहाँ यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा। यहाँ पर हम चाहें तो कुछ ना लिखें यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, यदि यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ता, इसलिए यहाँ पर मैं आपके लिए सिंपली यहाँ पर 1/1 लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव है। यदि इधर का मान रखते तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर जब डिक्रीज हो रही है तो माइनस, यहाँ पर इंक्रीज होती तो यहाँ पर प्लस होता। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस dA/dt हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पर ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो ये दोनों हैं आपस में इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर dA/dt माइनस dA/dt इक्वल टू यहाँ पर k हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं dA इक्वल टू माइनस k dt, यहाँ पर dA इक्वल टू माइनस k dt हो गया। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर जो d है और यहाँ पर जो dt है, इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, क्योंकि ये आपस में वेरिएबल्स हैं, ये आपस में वेरी करेंगे, इसलिए इनका इंटीग्रेशन करके हम लगभग एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यदि हम इनका इंटीग्रेशन करना चाहें तो यहाँ पर हमें एक लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी, हमें यहाँ पर लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर जो लिमिट होगी वो हम क्या मान सकते हैं, तो चलिए हम लिमिट को यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर यदि हम लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर लेट हम सपोज कर लेते हैं कि यदि t बराबर 0 है, मतलब टाइम 0 है, तो यहाँ पर जो A की कंसंट्रेशन है ये A0 है, मतलब यदि प्रारंभिक समय है, मतलब इनिशियल टाइम पर यदि t 0 है तो A की कंसंट्रेशन को हम A0 मान लेते हैं। और यदि t बराबर क्या कह सकते हैं, यदि t बराबर यदि टाइम जो है, यदि जो टाइम जो है ये t है, तो जो A की कंसंट्रेशन है इसको A मान लेते हैं। मतलब यदि टाइम जो है 0 है प्रारंभिक समय पर, तो A की कंसंट्रेशन A0 मान लेते हैं, और टाइम यदि t है तो A की कंसंट्रेशन को A मान लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन A0 है, और यहाँ पर टाइम t है तो कंसंट्रेशन A है। तो यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यूज को हम कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर dA का इंटीग्रेशन जो होता है A होता है,
यहाँ पर जब हम वैल्यूज रखेंगे, अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट ए नाट इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं इसको, और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए माइनस ए नाट इक्वल टू माइनस के इंटू टी माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए माइनस ए नाट इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इक्वल टू हो जाएगा ए नाट माइनस के टी। ये जो इक्वेशन है आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपके हाफ लाइफ का सूत्र भी निकलेगा कि हाफ लाइफ का सूत्र क्या होता है। तो ये जो इक्वेशन है आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आई होप आप सबको इसका जो मैंने डेरिवेशन कराया है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या मैंने किया है कि यहाँ पर जो दोनों टाइप से इसकी रिएक्शन निकाली गई हैं, मतलब दोनों टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, फिर आपस में इक्वल कर दिया, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लिया, टी बराबर 0 पर ए नाट रख दिया और टाइम टी पर ए रख दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर ए माइनस ए 0 इक्वल टू माइनस के टी हो गया। तो यहाँ पर ए इक्वल टू ए नाट माइनस के टी हो गया है। तो यही सिंपली यहाँ पर किया गया है। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर जो मैंने आप सभी को ये फार्मूला निकाला समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ए की जो कंसंट्रेशन है इसके ग्राफ के बारे में कैसा इसका ग्राफ होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जब हम ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नाट, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ए इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसे बना लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर जब इसको हम क्या कह सकते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो अंतःखंड कटेगा, जो इंटरसेक्ट कटेगा, यहाँ पर ए नाट होगा। यहाँ पर जो वाई एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट कटेगा इसको मान लेता हूँ ए नाट होगा। और यहाँ पर जो स्लोप होगी ये माइनस के होगी, नेगेटिव स्लोप होगी। यहाँ पर वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ ए है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम बना लिया है, वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया। तो यहाँ पर जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो ये फार्मूला है ये स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है भी प्लॉट होगा, यही भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। और यहाँ पर जो इंटरसेक्ट है ए नाट है, उसी प्रकार यहाँ पर जब इसका स्लोप होगा ये थीटा होगा। तो यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा और tan थीटा बराबर माइनस के है। यहाँ पर स्लोप है माइनस के, मतलब जो स्लोप है यहाँ पर माइनस के है, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ए और जो वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, मतलब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विथ नेगेटिव स्लोप। जो कंसंट्रेशन ऑफ है और टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विथ नेगेटिव स्लोप फॉर 0th ऑर्डर रिएक्शन। मतलब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ है और जो टाइम का ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विथ नेगेटिव स्लोप, इसमें नेगेटिव स्लोप है और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम सभी जो सोन कोट की अपक्रिया है इसके हाफ लाइफ निकाल लेते हैं, इसके अर्धायु काल निकाल लेते हैं। तो चलिए इसके बाद हम सभी जो सोन कोट की अपक्रिया है इसका हाफ लाइफ निकाल लेते हैं कि व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ 0th ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ बेसिकली वह टाइम होता है जिस पर जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन ये 50% कंप्लीट होती है, 50% कंप्लीट। मतलब जो हाफ लाइफ होता है वो टाइम होता है जिस पर जो रिएक्शन है ये 50% कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर एट टी इक्वल टू हाफ, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ए होगी
ये इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाएगी। मतलब जो शुरू में कंसंट्रेशन दी गई होगी, लेकिन जब हाफ टाइम पर उसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे तो आधी हो जाएगी ना। मतलब यहाँ पर इसे शुरू में इसकी कंसंट्रेशन 100 दी गई है, लेकिन जब इसके आधे टाइम पर कंसंट्रेशन निकालेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन भी तो आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन हो जाएगी 100/2 हो जाएगी ना। तो यहाँ पर एट हाफ टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है इक्वल टू A0/2। यहाँ पर जो A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन और जो ए है ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने आप सभी को फार्मूला अभी निकाला था A इक्वल टू A0 - KT निकाला था। तो यहाँ पर जो A का मान रख देते हैं A0/2 इक्वल टू A0 - KT। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर KT को इधर करेंगे और A0/2 को इधर करेंगे। तो यहाँ पर KT इक्वल टू यहाँ पर जो T है ये T हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाफ लाइफ हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर T हाफ इक्वल टू यहाँ पर जब नेगेटिव हो जाएगा A0 - A0/2 तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, A0/2 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें क्या आगे प्राप्त हुआ कि T हाफ बराबर A0/2 हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जब K को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर T हाफ इक्वल टू A0/2K। यहाँ पर जो T हाफ है A0/2K हमें प्राप्त हो गया। जब आपसे न्यूमेरिकल में हाफ लाइफ पूछी जाए तो यहाँ पर जो ये फार्मूला है आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हाफ लाइफ है किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है और रेट कांस्टेंट पर डिपेंड कर रही है। तो चलिए इसके बाद हम सभी लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं कि रिएक्शन का लाइफ टाइम क्या होता है। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन इसे हम कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं, TLF से रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ टाइम को। तो यदि हम लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन की बात करें तो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या होती है, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन वह टाइम होता है जिसमें जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन ये 100% कंप्लीट हो जाती है। मतलब वह टाइम जिस पर रिएक्शन जो है 100% कंप्लीट हो जाती है उसी को लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर एट T इक्वल टू TLF मतलब लाइफ टाइम पर जो होगा ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो होगी 0 हो जाएगी। मतलब जब पूरा टाइम बीत जाएगा जो कंसंट्रेशन है 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब फार्मूले में रखेंगे, इस फार्मूले में जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 इक्वल टू A0 - KT हो जाएगा। तो यहाँ पर जो T हमें प्राप्त होगा ये A0/K हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ और यहाँ पर जो ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ, इन दोनों में जो ये है ये 2 टाइम्स है और यहाँ पर जो ये है ये आधा है। मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बता दूँ। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है और आधे समय पर इसकी 50 हो जाती है और पूरे समय पर जब पूरा समय यूटिलाइज हो जाता है तो इसकी कंसंट्रेशन 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये यहाँ से यहाँ तक आया ये हाफ लाइफ है, ये हाफ लाइफ है और फिर यहाँ से यहाँ तक गया फिर ये हाफ लाइफ है ना। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ पर ये लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम। तो यहाँ पर मैं आप सभी को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो हाफ लाइफ है यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ पर 2 हाफ लाइफ यूज हो रही हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में एक हाफ लाइफ यूज हुई और यहाँ से यहाँ तक जाने में एक हाफ लाइफ यूज हुई A0/2K और यहाँ से A0/2K। जब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा A0/2 प्राप्त हो जाएगा, A0/K हमें प्राप्त हो जाएगा बेसिकली। मतलब यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब हम 2 हाफ लाइफ को जोड़ देंगे, 2 अर्धायुकाल को जोड़ देंगे तो हमें एक लाइफ टाइम प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत पड़ी है। और यदि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद। मैं आपसे किसी और ऐसे ही वीडियो में मुलाकात करूँगा। जय हिंद वंस अगेन।